नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी सभी को। लव गौतम है, चंदन कुमार यादव है, दीपेश भंडारी हैं, आंचल छेत्री जी हैं, आशीष सिंह हैं, नवीन सरपंच हैं। सरपंच जी कैसे हो? मोहित कुमार जी हैं, पुरुषोत्तम हैं। नमस्कार जी पुरुषोत्तम जी। अवधेश हैं और अंबादास सागर हैं, प्राची हैं और ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सफदार यूसुफ जी हैं। सफदार यूसुफ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे भाई? जी नमस्ते जी। कुलविंदर जी हैं। कुलविंदर जी सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम। और बहुत बहुत सुभाषिस आप सभी को। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। आज क्या पढ़ाएंगे? सही बात है, आज क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पॉलिटी, ठीक है, आज हुई नहीं, मतलब कल। ठीक है, कल पॉलिटी में कुछ हुआ नहीं। ठीक है, जो इंडियन ज्योग्राफी में जितना भी हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी वाला पूरा हम कर चुके हैं। ठीक है, पहले ही इंडियन ज्योग्राफी में आज जरूर जो क्लास हुई है, उस क्लास में भारत और उसके पड़ोसी देशों की मुद्राएं वगैरह वो सब बता रखी हैं। लेकिन जो पहला वाला चैप्टर है, एक सामान्य भौगोलिक जानकारी, ठीक है, जनरल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बेस लाइन क्या होती है, आधार रेखा वगैरह, कॉन्टिग्यूअस लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह, वो तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। स्टैटिक जीके में जरूर है जी। तो स्टैटिक जीके में जरूर है। तो आइए, ठीक है, बस स्टैटिक जीके के ही प्रश्नों को हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। सभी का स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत शुभाशीष। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, सब लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। ठीक है, और एक छोटी सी बात और है जी मेरे प्यारे बच्चे, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, हल्की सी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, आज क्लासेस भी बहुत हो गई, बहुत भाग दौड़ भी हो गई। और वैसे भी ठीक है, आज कुछ ज़्यादा ऐसा खास हुआ नहीं है स्टैटिक जीके में, केवल ठीक है 8 हुआ है। तो अगर आप मुझे अनुमति देंगे, थोड़ा सा आज मैं जल्दी क्लास को छोड़ दूं, है ना? अच्छा, मेरी रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रही जी? ओके, ठीक है। एप्लीकेशन पर क्लासेस के अपलोड करने के संबंध में है, ठीक है, मैं इसके बारे में बात कर लूंगा। ठीक है, एक बार आपका जो कंसर्न है एप्लीकेशन पर क्लासेस के अपलोड करने के संदर्भ में, मैं बात कर लूंगा। ठीक है जी। थोड़ा सा दूसरा जो आपका डाउट है वो ये है कि सर पॉलिटी की क्लास क्यों नहीं हो रही। आई थिंक पॉलिटी की क्लास इसलिए नहीं हो रही कि मैम इज नॉट वेल। ठीक है, जो पारुल मैम है, सी इज नॉट फाइन। ठीक है, नाउ डेज। ठीक है, वो एक्चुअली ठीक है, तो शायद हो सकता है कि आपकी अब हिस्ट्री स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो अब ज़्यादा दिनों तक ठीक है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, तब तक जब तक कुछ सामान्य नहीं हो जाता। ठीक है, उनके यहाँ खुशखबरी आने वाली है मैम के यहाँ, तो डेट्स वाई हमारी ब्लेसिंग है मैम के लिए बहुत बहुत। ठीक है, तो इसलिए शायद अब हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाए, तो ये है ना? अच्छा, मेरा भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिल रहा जी। नहीं, मैं बहुत डीप नहीं जा रहा। ठीक है, मैं उतनी ही बातें आपको बता रहा हूँ, बस ये आपने जो पढ़ा है, देखिए एक बार आप उसको थोड़े से अच्छे से कर लें जी। ओके, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने सेशन को। ऐसे तो आपकी बहुत सारी बातचीत होती रहेंगी, आपके बहुत सारे सवाल होते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये जो लेक्चर होगा, ये आपके रिवीजन के तौर पर होगा। ठीक है, बहुत शानदार लेक्चर है आपका। ठीक है, और आप लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं इसके बारे में आज ही बोलूंगा, है ना, रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं मिल रही है भाई। ठीक है, क्या इश्यू है, ये सारी चीजें। पीडीएफ भी नहीं मिल रही, चलो इसको भी मैं देखूंगा, क्या इश्यू आ रहा है। अच्छा, ऐप में क्लास है ही नहीं मेरी। ओके, चलिए देखते हैं क्यों नहीं है सर ऐसा। ओके, ठीक है, ढेर सारा प्यार सभी को, ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल। आइए इधर देखते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में है? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, इसके संबंध में हमको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पूरी तरह से स्वदेशी था, क्या इसमें विदेशी कला का कोई प्रभाव नहीं था? तो ये बात गलत हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। ये बात क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये पूरी तरह से स्वदेशी नहीं था। इसमें ग्रीक और जो मिडिल एशिया
ठीक है, ग्रीक और मध्य एशिया के जो प्रभाव है मूर्ति कला के वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट ये कहना कि ये पूरी तरह से स्वदेशी था, नहीं बच्चे। ठीक है, इसमें ठीक है आप देख सकते हैं इसमें ग्रीक, ठीक है मतलब जो इंडो बैक्टीरियन है, इंडो बैक्टीरियन आर्ट और प्लस इसमें मध्य एशियाई प्रभाव वो स्पष्ट झलकते हैं, हमें दिखती है। लेकिन हाँ ये बात क्लियर है कि इस ठीक है मथुरा मूर्ति कला जो है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें जो मूर्तियां बनाई गई ये आप कह सकते हैं कि मूर्तियां जो बनाई गई वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई। और लाल बलुआ पत्थर जो मथुरा के आसपास मतलब राजस्थान के क्षेत्रों में आप चली जाएंगे तो जो अरावली है प्लस लाल बलुआ पत्थर आपका जो विंध्याचल है, जो विंध्य रेंज है वहां से भी लिया गया। तो लाल बलुआ पत्थर का जो प्रयोग किया गया वो भारतीय मटेरियल है। ठीक है, वो भारतीय मटेरियल केवल भारत में ही मिलेगा, भारत में विंध्याचल की श्रेणियों से मिलेगा, ये बिल्कुल सही बात है ना। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पूरी तरह से स्वदेशी था, इसमें विदेशी कला का कोई प्रभाव नहीं था। आप कह देंगे कि गलत हो गया ये। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन बोलेंगे, इसका प्राथमिक सामग्री के रूप में उपयोग किया गया था, जी हाँ। और ये प्राथमिक सामग्री जो रेड सैंडस्टोन है, ये रेड सैंडस्टोन हमको मिली स्पेशली ठीक है विंध्यन रेंज से। ठीक है, आगे जब ज्योग्राफी में जो मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगी मैम और जब मैं इसका रिवीजन करवाऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि विंध्यन रेंज क्या है, कैसी है और किस तरह से विंध्यन रेंज का विकास हुआ। ठीक है, इसमें आर्कियन क्रम है, फिर धारवाड़ क्रम है, उसके बाद कुड़प्पा है, फिर विंध्यन है, गोंडवाना है, वो सब मैं बताऊंगा। तो विंध्यन रेंज से हमें रेड सैंडस्टोन मिला, रेड सैंडस्टोन मिला, लाल बलुआ पत्थर मिला। और इसी लाल बलुआ पत्थर से हमारा मथुरा मूर्ति कला और प्लस जो आपका आगरा का लाल किला है, ठीक है, और आगरा की और भी जो आपकी मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे लाइक फतेहपुर सीकरी के, वो रेड सैंडस्टोन से बनाए गए हैं, वो विंध्यन रेंज से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? विंध्यन रेंज से। इसके अलावा अरावली रेंज से भी बहुत सीमित मात्रा में हमने रेड सैंडस्टोन लिया है, अरावली रेंज से भी हमने बहुत सीमित मात्रा में लिया है। लेकिन अगर एग्जाम में अरावली और विंध्यन दोनों आ जाए, ठीक है, तो वहां पर आप विंध्यन को क्लिक करेंगे। अरावली से भी सीमित मात्रा में हमने लिया है, तो आप कहेंगे कि यहां पर केवल दो कथन सही होगा, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मधुबनी चित्रकला की जो तकनीकी विशेषताएं हैं उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मधुबनी, ठीक है, अब मधुबनी चित्रकला के बारे में पूछा है कि इस शैली में कलाकार ब्रश के बजाय केवल उंगली और टहनियों का उपयोग करते हैं, आपको बताना है। हम्म, ठीक है, तो इस शैली में कलाकार ब्रश के बजाय केवल उंगली टहनियों को उपयोग करते हैं। दूसरा, रिक्त स्थान को छोड़ने की परंपरा है ताकि मुख्य आकृति स्पष्ट रूप से उभर सके। तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ठीक है, मधुबनी शैली, ठीक है, इसमें समझना है कि इसमें जो कलाकार हैं वो ब्रश, उंगली, टहनी सबका यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, वो सबका यूज करते हैं कलाकार, ब्रश का भी, उंगलियों का भी, टहनियों का भी, सबका यूज कर रहे हैं। दूसरा, ठीक है, इस चित्रकला में, ठीक है, इस आर्ट में मेरे प्यारे बच्चे, इस पेंटिंग में खाली स्थान छोड़ा जाता है नहीं। ठीक है, इसमें जो खाली स्थान होगा ना, उस खाली स्थान में भी फूल पत्तियां बना दी जाती हैं। मतलब इसका उद्देश्य केवल ये होता है कि कोई भी स्थान खाली ना रहे। ठीक है, खाली में फूल, पत्ती, पक्षी और कुछ ज्यामितीय आकृतियां जो होती हैं, जो ज्योमेट्रिक शेप होती हैं, उन ज्योमेट्रिक शेप्स को भी बना दिया जाता है, कि इसकी मुख्य विशेषता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इनमें से कोई भी सही नहीं होगा, कोई भी सही नहीं होगा। तो चित्रकला में रिक्त स्थान को छोड़ने की परंपरा, ठीक है, नहीं है। जो रिक्त स्थान होगा, जो खाली स्पेस होगा, खाली स्पेस में कुछ ज्योमेट्रिक आकृतियां बना दी जाएंगी, कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स बना दी जाएंगी। खाली स्थानों में मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है, आपको, ठीक है, कुछ एनिमल, वर्ड, फ्लावर्स और लीव्स, पत्तियां, इनकी आकृति बना दी जाएंगी खाली स्थान में। और यहां पर एक जो पेंटर है, जो एक कलाकार है, पेंटर है, वो सबका यूज करेगा। ठीक है, वो उंगली, टहनी, ब्रश सबका यूज करेगा। तो इसलिए ना तो इनमें से एक सही होगा ना ही दो सही होगा। क्लियर है, ना एक सही ना दो सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्लीज। अगला प्रश्न आप सब लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें है कलारीपयट्टू, ये मार्शल आर्ट है। ठीक है, ये मार्शल आर्ट है, और ये मार्शल आर्ट है आपकी कलारीपयट्टू।
इसके चरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कलारीपयट्टू, ठीक है, ये मार्शल आर्ट है, तो ये अंगथरी चरण में छात्रों को बिना किसी हथियार के केवल शारीरिक शक्ति से इसमें लड़ना सिखाया जाता है, कि बिना किसी हथियार के केवल शारीरिक शक्ति से छात्र लड़े। दूसरा, ठीक है, कोलयारी, ये वह चरण होता है, या कोलथारी आप कहेंगे, सॉरी, कोलथारी वह चरण है इसमें, ठीक है। ये जो आपकी कलारीपयट्टू है, आपने देखा होगा एक इंडियन सेलिब्रिटी है, एक्टर है, जिनका नाम है विद्युत जामवाल। आप जानते होंगे विद्युत जामवाल, ठीक है, सिक्स पैक एब्स वगैरह, बड़ा फिट रहता है वो बंदा, एकदम लीन है। तो वो जो मार्शल आर्ट दिखाते हैं अपनी मूवी वगैरह में, तो वो कौन सी मार्शल आर्ट सीखते हैं? तो वो मार्शल आर्ट सीखते हैं एक्चुअली वो वही है, ठीक, कलारीपयट्टू। ये हमारी देसी मार्शल आर्ट है। कुंफू वगैरह तो जो है ये वहां से आई है, साउथ ईस्ट एशिया से, ये जापान वगैरह में है। लेकिन ये कलारीपयट्टू जो है वो इसको बहुत प्रमोट करते हैं विद्युत जामवाल, लेकिन बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी अपनी, देखिए, ये हमारी इंडियन मार्शल आर्ट है, कलारीपयट्टू। तो ये जो कलारीपयट्टू है उसमें, ठीक है, अंगथरी चरण में छात्रों को बिना किसी हथियार के केवल शारीरिक शक्ति से लड़ना सिखाया जाता है। और ये तो गलत हो गया कि केवल शारीरिक शक्ति से लड़ना नहीं सिखाया जाता, गलत हो जाएगा इसमें। और इसमें कोलथारी वह चरण होता है जहां छात्रों को धातु के हथियारों के बजाय लकड़ी के हथियारों से प्रशिक्षित किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसमें केवल दो सही हो जाएगा, केवल दो सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो नंबर फर्स्ट ये बात ध्यान रखना, इसमें जो अंगथरी है, वास्तव में अंगथरी में धातु के हथियार जैसे तलवार भाला के साथ प्रशिक्षण का चरण होता है अंगथरी। अंगथरी में आप, ठीक है, तलवार और भाला दोनों का यूज करते हैं, तलवार का भी यूज करते हैं अंगथरी में, और आप भाले का भी यूज करते हैं, ठीक है। दोनों का प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें, तलवार और भाले दोनों के प्रशिक्षण को दिया जाता है इसमें, दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है। और जितने भी आपके, और जितने भी आपके मेटल के, और जितने भी आपके धातु के अस्त्र होंगे, जितने भी धातु के आपके विपंस होंगे, अस्त्र होंगे, ठीक है, सभी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। जो भी मतलब जैसे कि आपके तलवार हो गए, भाला हो गए, और भी धातु के जितने भी आपके अस्त्र होंगे, विपंस होंगे, इसमें सबका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये कहना कि छात्रों को बिना हथियार के केवल शारीरिक शक्ति से लड़ना सिखाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें तलवार, भाले आदि के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। क्लियर है? एक बार थम्स अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि वेरुम काई क्या है, इसमें क्या पूछा जाए कि भाई वेरुम काई क्या है, वेरुम काई इसमें, तो आप कहेंगे वेरुम काई का मतलब होता है, वेरुम काई आप इंग्लिश में भी लिख देंगे इसी तरह से, वेरुम काई जहां पर निशस्त्र लड़ना सिखाया जाता है, यहां पर कोई हथियार का यूज नहीं होगा। वेरुम काई में निशस्त्र, ठीक है, ठीक है, शस्त्र से रहित होकर इसमें निशस्त्र लड़ना सिखाया जाता है, निशस्त्र लड़ना सिखाया जाता है वीरुमकाई में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, निशस्त्र लड़ना सिखाया जाता है। इसमें किसी भी तरह के आप बीपन का यूज नहीं कर सकते, नहीं करते। इसमें केवल जो आपके हाथ वगैरह हैं, आप उन्हीं से आप इसमें केवल निशस्त्र लड़ते हैं। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए कि निशस्त्र लड़ने, ठीक है, को हम क्या कहते हैं? कलारीपयट्टू में जो निशस्त्र लड़ते हैं उस विधा को क्या कहते हैं? देखिए, जो बिना हथियारों के निशस्त्र लड़ते हैं उस विधा को क्या कहते हैं? तो आपसे कोई भी पूछे कि उस विधा को हम क्या कहेंगे, उसको हम वेरुमकाई कहेंगे, ठीक है ना। उस विधा को, देखिए, उस ट्रेनिंग स्कूल को हम वेरुमकाई कहेंगे, ठीक है। अंगथरी क्या होता है? अंगथरी वो होता है भाई, ठीक है, जिसमें आप, ठीक है, जितने भी आपके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं धातु के, ठीक है, वो सब आपको सिखाए जाते हैं, वो सारे आपको सिखाए जाते हैं, सारे, ठीक है, सबसे आप। अगला होता है कोलथारी। कोलथारी वह चरण होता है जिसमें आप केवल धातु की बजाय लकड़ी के हथियारों से आपको प्रशिक्षित किया जाता है। क्यों लकड़ी के हथियारों से? इसलिए क्योंकि आपको चोट कम मिले, जी, आपको चोट कम मिले, ठीक है, चोट न लगे किसी भी अपोनेंट को, क्योंकि उससे आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो कोलथारी वह चरण होता है, केवल इसमें दो सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसमें पिछवाई चित्रकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरज कुमार, ठीक है, आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, प्लीज सूरज। ओके, बोर्ड पीडीएफ के लिए मैं बोल दूंगा, है ना, मैंने बता दिया, मैं बोल दूंगा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, मैं बोल दूंगा इस बात को, और मैं अपर लेवल तक जाकर बोल दूंगा, जी। ठीक है गौतम, बिल्कुल ठीक है गौतम, मैं ध्यान रखूंगा बिल्कुल,
ठीक है, ये जो भी मैंने लिखा है ये मैं अलग लिखूंगा, ठीक है, अलग लिखूंगा, यस, ओके, ठीक है, ढेर सारा प्यार आपको भी। आइए अब यहां पर देखेंगे पिछवाई चित्रकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। उसकी पिछवाई चित्रकला जो है, जो पिछवाई पेंटिंग है, उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में ये कुछ कथन दे रखे हैं, उन पर आपको विचार करना है। सबसे पहला है जो स्टेटमेंट है कि पिछवाई कला की शुरुआत राजस्थान के नाथद्वारा में लगभग आज से 500 वर्ष पहले हुई थी। जो पिछवाई कला है उसकी शुरुआत राजस्थान के नाथद्वारा में आज से लगभग 500 साल पहले हुई। और ये चित्र मुख्य रूप से जैन धर्म के तीर्थंकरों के जीवन को समर्पित हैं। जो पिछवाई पेंटिंग है, देखिए इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं मुख्यतः जो जैन धर्म के तीर्थंकर है। अच्छा, कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? टोटल 24 तीर्थंकर हुए जी। बताएंगे, तो उनके जीवन को समर्पित है। तो आप कहेंगे कि जी हाँ, इसकी शुरुआत राजस्थान के नाथद्वारा में हुई, ये बात क्लियर है। और राजस्थान के नाथद्वारा में लगभग 500 साल पहले, माफ कीजिएगा, राजस्थान के नाथद्वारा में लगभग 500 साल पहले, ठीक है, पिछवाई पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। हम बिल्कुल जानते हैं, हाँ, पिछवाई पेंटिंग की शुरुआत हुई राजस्थान के नाथद्वारा में हुई। लेकिन क्या ये चित्र मुख्य रूप से जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, ठीक है, उनसे, उनके जीवन से संबंधित है? आप कहेंगे नहीं, ये जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं, बल्कि ये हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। अब हिंदू धर्म में देखिए एक संप्रदाय पड़ता है, और वो संप्रदाय है आपका बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, ठीक है, बल्लभ संप्रदाय। तो ये बल्लभ संप्रदाय के जो ऋषि मुनि या बल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य हुए, इसमें ठीक है ना, इस पेंटिंग में, पिछवाई पेंटिंग में उनके जीवन से संबंधित जो है, ठीक है, कहानियों को चित्रों के रूप में उकेरा जाता है। उनके जीवन से संबंधित कहानियों को चित्रों के रूप में उकेरा जाता है। तो ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, जैन धर्म से इनका वास्तव में कोई भी सरोकार नहीं है, ठीक है। ये संबंधित है हिंदू रिलीजन में, और हिंदू रिलीजन में भी किससे? ये बल्लभ संप्रदाय से। बल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य होते हैं, जो, मैं साइड में हो जाता हूँ, बल्लभ संप्रदाय के जो गुरु इत्यादि होते हैं, ये उनके, ठीक है, लाइफ से संबंधित जो विभिन्न इंसिडेंट हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है विपिन। तो यहाँ पर एक तो गलत हो सॉरी, एक तो सही हो जाएगा, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही होगा, ओनली वन विल बी राइट आंसर, केवल एक सही होगा, ओनली वन विल बी राइट आंसर। अगला है, भारत की पारंपरिक फर्श कला है फ्लोर आर्ट, और उनके राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेडिशनल फ्लोर आर्ट ऑफ द इंडिया एंड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेडिशनल फ्लोर आर्ट ऑफ इंडिया एंड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। सबसे पहले एपण। एपण कला मुख्य रूप से उत्तराखंड की कुमाऊं संस्कृति से संबंधित है। एपण, एपण, एपण इज रिलेटेड टू, ठीक है, कुमाऊं संस्कृति, जो उत्तराखंड का कुमाऊं संस्कृति है वहां से संबंधित है। आपको बताना है हाँ या ना। नंबर दूसरा, कोल्लम आपसे पूछा है। कोल्लम, जो कोल्लम आर्ट है, कोल्लम चित्रकला, ये सब क्या है? ये फर्श को सजाने की है, ये फ्लोर आर्ट है, फर्श को सजाने की एक कला है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो कोल्लम चित्रकला में गीले चावल के पेस्ट का उपयोग करके, ठीक है, फर्श पर हम स्थायी आकृतियों का निर्माण करते हैं। गीले चावल के पेस्ट का उपयोग करके फर्श पर हम एक परमानेंट आकृतियां बनाते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सत्य हैं, फटाफट से बताएंगे जल्दी से। बताएंगे, देखो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैं बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं लेना, मैं हूं तो सही बताने के लिए। जी, मैं बताता हूं कि इसमें एपट जो है, एपन का कला मुख्य रूप से उत्तराखंड की कुमाऊं संस्कृति से संबंधित है। यस, ठीक है, एपन इज अ फ्लोर आर्ट। देखिए एपन जो है ये फ्लोर आर्ट है,
एपन फ्लोर आर्ट है, और ये एपन फ्लोर आर्ट संबंधित है आपकी उत्तराखंड की कुमाऊं संस्कृति से। यस। कोल्लम चित्रकला में गीले चावल, गलत हो जाएगा, बस केवल ये वाला स्टेटमेंट, गीला चावल नहीं इसमें, इसमें ड्राई, इसमें ड्राई पेस्ट ऑफ राइस होता है, इसमें सूखा चावल का पेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, हम सूखे चावल के पेस्ट का यूज करते हैं, सूखे चावल का पेस्ट करते हैं, यूज करते हैं, सूखे चावल के पेस्ट का यूज करते हैं। क्या ये स्थायी होता है? कोल्लम नहीं, कोल्लम टेम्पोरेरी होता है, टेम्पोरेरी होता है, हर सुबह बनाया जाता है, टेम्पोरेरी। अगर रात में बिगड़ जाता है, सुबह इसको बनाते हैं, हर मॉर्निंग में बनाया जाता है। इसमें गीले चावल के पेस्ट का जो यूज किया जा रहा है ना, ये ध्यान रखना, इसमें वेट राइस पेस्ट का जो यूज किया जा रहा है, वेट राइस पेस्ट, पेस्ट, वो यहां पर नहीं होता, कोल्लम में नहीं होता, वो किस में होगा, वो होगा अल्पना में। अल्पना इज ऑल्सो अ फ्लोर आर्ट, अल्पना। और आपसे पूछा जाएगा अल्पना फ्लोर आर्ट ये किस स्टेट से संबंधित है, आप कहेंगे अल्पना फ्लोर आर्ट आपके वेस्ट बंगाल से है। किससे संबंधित है? वेस्ट बंगाल से। अल्पना फ्लोर आर्ट ये आपकी वेस्ट बंगाल से है। जी ठीक है ना, तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। हाँ देखो, सर ने केवल स्टेट बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, और जब मैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, तो जहां पर सर ने वो स्टेट्स केवल बताए हैं कौन कौन से स्टेट्स में, तो वहां पर ये कुछ एक आध दो पॉइंट्स भी लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे ये एक आध दो पॉइंट्स? जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी उसके बारे में, इनके बारे में। ठीक है चिराग, ओके, आई समझ में? तो यहां पर केवल एक सही होगा, ओनली वन विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। थांगटा और मणिपुर की युद्ध कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थांगटा एंड द मार्शल आर्ट ऑफ द मणिपुर। ठीक है, मैं पूरा समय दूंगा, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। थांगटा को, ठीक है, ह्यूएन लांगफोन या ह्यूएन लांगलोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है युद्ध की कला। ठीक है, जो थांगटा है, थांगटा को हम लोग हुएन लांगलोन के नाम से भी जानते हैं, हुएन लांगलोन। और इसका मतलब होता है, हिंदी में आप बोलेंगे हुएन लांगलोन का जो शाब्दिक अर्थ है, हुएन लांगलोन का शाब्दिक अर्थ है कि हुएन लांगलोन मीन्स, ठीक है, युद्ध की कला, ठीक है, द आर्ट ऑफ वॉर। इसमें केवल शारीरिक कौशल का महत्व है, आध्यात्मिक पक्ष इसमें पूरी तरह से वर्जित है। इसमें किसी भी तरह के आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, मंत्र और मेडिटेशन को यूज नहीं करते। ब्रिजेश जी, अब इस प्रश्न का जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। थंगटा मतलब ये हमारी, ठीक है, एंशियंट हमारे आर्ट ऑफ वार है, एंशियंट आर्ट ऑफ वार। और ये जो एंशियंट आर्ट ऑफ वार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत फेमस है। आप सोच के देखिए कि हम, ठीक है, प्राचीन समय में कैसे जीवन यापन करते थे। प्राचीन समय में हमारा जीवन, ठीक है, कैसा होता था कि वहां पर हमारे पास, ठीक है, आध्यात्मिक शक्तियां भी थी, मेडिटेशन भी करते थे, सारी चीजें आप सोचो। थंगटा को, ठीक है, हुएन लांगलोन के नाम से भी जाना जाता है। यस, ठीक है, हम थंगटा को हुएन लांगलोन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप ये कह सकते हैं कि जो आपका हुएन लांगलोन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ थंगटा। हुएन लांगलोन थंगटा का एक पार्ट है। इसका अर्थ होता है तलवार, ठीक है, और युद्ध की कला। जी हाँ, ठीक है, इसमें आप तलवार, भाला, ठीक है, तलवार भाला, आप इनका यूज करते हैं। मतलब एक तरह से अगर आप बोले, लांगलोन का मतलब ही होता है तलवार और भाला। मतलब, ठीक है, जो युद्ध के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर, तलवार और भाला, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर, ठीक है, तलवार भाला। तो थांगटा को हुएन लांगलोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है युद्ध की कला।
अर्थ होता है जिसका युद्ध की कला, सही है। दूसरा, केवल शारीरिक कौशल नहीं, इसमें आध्यात्मिक पक्ष का भी, ठीक है, ध्यान रखा जाता है। मतलब इसमें आध्यात्मिक पक्ष, मेडिटेशन वगैरह भी किया जाता है इसमें। इसमें मेडिटेशन और मंत्र का भी यूज किया जाता है। मेडिटेशन और मंत्रा का इसमें यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो व्यक्ति को जो है ना इंटेलेक्चुअल रूप से, यस, वो व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल रूप से मजबूत बनाता है। वो व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल रूप से मजबूत बनाता है, तो डेट्स वाई इसमें मंत्रों का भी यूज किया जाता है। तो थांगटा, यस, थांग मीन्स तलवार और टा मीन्स भाला, ठीक है। तो थांगटा को ह्यूएन लांगलोन के नाम से भी जाना जाता है, यस, ठीक है। ह्यूएन लांगलोन इज अ पार्ट ऑफ थांगटा। ह्यूएन लांगलोन का भी अर्थ होता है तलवार वाला, और थांगटा मतलब थांग मीन्स तलवार, टा मीन्स वाला। इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ वार, ठीक है, ये तलवार और वाला है, युद्ध की कला है। और इसमें आध्यात्मिक पक्ष, मंत्र या ध्यान, ठीक है ना, इनका यूज किया जाता है। ये वर्जित नहीं है, इनका यूज किया जाता है, ठीक है। आपके आध्यात्मिक पक्ष को भी मजबूत बनाया जाता है जी, आपके आध्यात्मिक पक्ष को भी मजबूत बनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पहाड़ी चित्रकला की शैलियों के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहाड़ी चित्रकला की कुछ शैलियां हैं और उसके बारे में कुछ कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। वसोहली चित्रकला में चटकीले रंग और मुगल प्रभाव की स्पष्ट कमी दिखाई देती है, यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। वसोहली चित्रकला जो है उसमें चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया। इस चित्रकला में, वसोहली चित्रकला में चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया। अच्छा, एसएससी में क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि एसएससी में आपकी पोस्टिंग पता नहीं किस स्टेट में हो, ठीक है, कहां पर हो, ठीक है, ये इसलिए। और जब आपकी जिस स्टेट में, तो एटलीस्ट उस स्टेट की आप कल्चर को समझें, मतलब उस स्टेट के कल्चर के प्रति आपके मन में सम्मान हो, ठीक है। बेशक आप वहां के नहीं है, लेकिन आपकी पोस्टिंग किसी भी राज्य में हो जाती है, तो वहां की संस्कृति के साथ आप बैलेंस स्थापित करें। इसलिए मतलब डाइवर्सिफिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए ये आपको विभिन्न राज्यों की, ठीक है, खान पान, वस्त्र, आदत, रीति रिवाज, डांस, ये सब, ठीक है ना, पढ़ाए जाते हैं। ये सब पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एसएससी में इसका महत्व है। तो वसोली चित्रकला में चटकीले रंगों, हाँ, मुगल प्रभाव की इसमें कमी है, क्योंकि मुगलों का प्रभाव पड़ ही नहीं पाया है ना इस पर। ये पहाड़ी राज्य है, वहां पर मुगलों का प्रभाव स्पष्ट रूप से, लेकिन नहीं पड़ पाया। बाद में थोड़ा बहुत इसमें मुगल प्रभाव आया, लेकिन हाँ फिर भी कमी ही दिखाई देती है, सही है। कांगड़ा शैली जो कि हिमाचल प्रदेश की है, कांगड़ा शैली का जो गोल्डन पीरियड माना जाता है वह राजा संसार चंद के शासनकाल को माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, ठीक है, 101% माना जाता है। कांगड़ा शैली का जो गोल्डन पीरियड है, कांगड़ा शैली का गोल्डन पीरियड, कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल राजा संसार चंद के शासनकाल को माना जाता है। तो इसमें आप कहेंगे बोथ विल बी राइट आंसर, ठीक है, दोनों ही इसमें बिल्कुल सही होंगे, दोनों ही सही होंगे। अगला, ठीक है, गटका मार्शल आर्ट, ये तो सिखों की है। गटका मार्शल आर्ट आपने देखा होगा, जब कभी भी सिखों की झांकियां निकलती हैं, सिखों के जो विभिन्न गुरु हैं, 10 गुरु रहे, तो उन 10 गुरुओं के जन्मदिन पर झांकियां निकलती हैं जी, झांकियां निकलती हैं। और जब वो झांकियां निकलती हैं तो आपने उनमें देखा होगा कि वो अपनी युद्ध कला का, ठीक है, कौशल दिखाते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं गटका शैली, गटका मार्शल आर्ट। उसकी उत्पत्ति के बारे में, तो गटका मार्शल आर्ट जो है सिखों के छठवें गुरु हुए, सिक्कों के छठवें गुरु हुए। बताएंगे कौन है सिक्कों के छठवें गुरु? सिक्कों के छठवें गुरु आप कहेंगे गुरु हरगोविंद जी हैं। कौन है? गुरु हरगोविंद जी हैं, हरगोविंद जी, सिक्कों के छठवें गुरु। उन्होंने इस शैली का विकास किया था। फिर बाद में सिक्कों के जो 10वें गुरु हुए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। 10वें गुरु ने, 10वें गुरु जी कौन है? सबसे अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख सकता था, अब चूंकि नाम है तो इसको इंग्लिश में लिख दो या हिंदी में लिख दो, बात एक ही है। गोविंद सिंह जी तो नाम है, ठीक है, तो आप इसको किस में भी लिख दें,
गटका का विकास मुगल काल के दौरान सिखों ने आत्मरक्षा के एक माध्यम के रूप में किया, डिफेंस के माध्यम के रूप में किया, क्योंकि मुगल और सिखों की कभी भी आपस में एक दूसरे से बनी नहीं। देखिए इसमें प्रयुक्त मुख्य अधिकार सोटी छड़ी और फरारी ढाल होता है। एग्जैक्टली राइट है। इसमें जो प्रयुक्त मुख्य हथियार होते हैं, ठीक है, पहला होता है सोटी जो छड़ी होता है, और फरारी या फाररी जो कि ढाल होते हैं, ठीक है, ढाल होते हैं। तो एक छड़ी और ढाल इसमें, ठीक है, प्रमुख मुख्य हथियार हैं। तो इसमें दोनों ही सही होंगे। बोथ विल बी राइट आंसर, बोथ विल बी राइट आंसर। चलिए अमृत कौर। हाँ, कौर आप तो जानते होंगे, अमृत बेटा आप तो इसको जानते होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इसमें जो छड़ी होती है सोटी, और इसमें जो फारेरी होती है, ठीक है, ढाल, ठीक है, वो यूज करते हैं जब आप, ठीक है, देखेंगे। अभी मैं अलीगढ़ में था, ठीक है, मेरा होम टाउन नेटिव जो है, मैं अलीगढ़ से हूँ, तो मैं अलीगढ़ गया हुआ था किसी काम से, मार्केट में था। तो अभी ठीक कुछ ही दिन पहले सिखों का कोई, आई थिंक कोई पर्व था, कोई उत्सव था, और ये बात है अलीगढ़ में रेलवे रोड की। तो वहां पर बहुत लंबी बहुत बड़ी झांकी निकल रही थी, तो वो जो उनकी जो मार्शल आर्ट है, वो उसका प्रदर्शन करते हैं, इसी का, गटका का। तो वहां पर मैंने एक्चुअली गटका को, ठीक है, देखा, उसको बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। सोटी और जो फारिरी है ढाल, ठीक है, वो उसका प्रयोग कर रहे थे, वो उसका प्रदर्शन कर रहे थे, दिखा रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है यार, जो है ना, सिख इज अ मार्शल कॉम, मार्शल कॉम। ओके, क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पट्टचित्र। इस कला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पट्टचित्र कला का मुख्य रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, में इसका जन्म हुआ, या ये जो पट्टचित्र है डेट इज बिलोंगिंग टू, इसका संबंध होता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से। दूसरा है पट्टचित्र कि इनमें चित्रों को स्केच के लिए पेंसिल या कोयले का उपयोग हम नहीं करते। जी, नहीं करते। तो जवाब देंगे आप इसका, पट्टचित्र कला की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में। पट्टचित्र कला, बताएंगे है ना। जी, ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, देखो एक, ठीक है, रिलीजियस प्रश्न पूछा जा सकता है कुछ इस तरह से प्रश्न कि पट्टचित्र का संबंध, ठीक है, किस देवता से है। पट्टचित्र का संबंध अतुल, ठीक है, किस भगवान से है, किस आराध्य से है। तो जब पूछा जाए कि पट्टचित्र इज बिलोंगिंग टू, पट्टचित्र इज बिलोंगिंग टू, आप कहेंगे भगवान जगन्नाथ जी। इनसे, भगवान जगन्नाथ जी से इसका संबंध है। जगन्नाथ जी से इसका संबंध है, मीन्स उड़ीसा पूरी, पूरी, ठीक है। तो ये बात सही है बिल्कुल, उड़ीसा पश्चिम बंगाल। इसमें जो कलाकार होता है, जो पेंटर होगा इसमें, ठीक है, पेंट करने वाले कलाकार को पेंटर कहेंगे। पेंटर क्या है, किसमें ब्रश का यूज करेगा आउटर लाइन के लिए। पेंटर इसमें ब्रश का यूज करेगा फॉर व्हाट, आउटर लाइन के लिए ब्रश का यूज करेगा। और उसके बाद फिर इसमें ब्रश का यूज करेगा, ठीक है ना, आउटर लाइन के लिए। और आमतौर पर आउटर लाइन के लिए वो, ठीक है, रेड और येलो, ऐसे कलर का यूज करता है, रेड और येलो। फिर उसके बाद फिर वो इसमें अंदर कलर भरता है ऐसे, फिर वो अंदर इसमें कलर करता है, ठीक है, इंटीरियर कलर करता है फिर वो उसमें अंदर, फिर वो इसमें अंदर कलर करता है कुछ ऐसे। तो इन चित्रों में किसी भी स्केच के लिए पेंसिल या कोयले का उपयोग नहीं किया जाता, ये भी सही है और इससे संबंधित है। तो इसमें दोनों ही सही होंगे, ठीक है, बोथ विल बी राइट आंसर, इसमें दोनों सही होंगे, ठीक है भावना, भावना, ओके। हाँ, लब में बता दूंगा, है ना। जी, क्योंकि आप बोलते हैं बच्चे इसलिए। क्या नाम है इस बच्ची का, चला गया ऊपर नाम, एक मुझे, एक मिनट मुझे नाम देखने दो, क्या नाम है इस प्यारी बच्ची का। कालिंदी,
कालिंदी कृष्णकांत बघेल है। हाँ कालिंदी, ठीक है बच्चे, आप क्वेश्चन को पढ़ सके इसलिए मैं साइड में हो जाता हूँ। आइए अगला प्रश्न है, ठीक है, सिलंबम और उसके पशु आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ठीक है, सिलंबम और उसके जो पशु आंदोलन है, मतलब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिलंबन, ठीक है, एंड इट्स एनिमल मूवमेंट, जो उनके पशु आंदोलन है सिलंबन। ठीक है, सिलंबन तमिलनाडु की एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। ठीक है, क्या ये बात सही है? क्या ये तमिलनाडु की एक प्राचीन मार्शल आर्ट है? ठीक है, जिसका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। इसमें सांप, बाघ और चील जैसे जानवरों का, उनकी जो चाल होती हैं, उनकी चालों का इसमें समावेश किया जाता है। ठीक है, इसमें सांप, बाघ और चील जैसे जानवरों की चालों का समावेश किया जाता है। सिलंबम तमिलनाडु की एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। यस, सिलंबन तमिलनाडु की एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। डेट इज टेकन एब्सोल्युटली राइट। ये तमिलनाडु की, ठीक है, प्राचीन मार्शल आर्ट है। इसमें क्या करते हैं इस मार्शल आर्ट में कि हम लठ जो होता है, लठ को अब मैं लठ ही लिखूंगा, लठ को लठ ही कहा जाएगा, लठ। ठीक है, लठ समझ गए? ये जो लट्ठा होता है मेरे प्यारे बच्चे, लव, जिसमें लट्ठा होता है, तो इसमें लट्ठा का यूज किया जाता है, लठ का यूज किया जाता है। इसको लठ को आप लठ ही लिखेंगे। ठीक है, और तो कुछ लिख नहीं सकते। लट्ठा का यूज किया जाता है, इसमें लठ का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी। तो तमिलनाडु की प्राचीन मार्शल आर्ट है, संगम साहित्य में मिलता है, लठ का यूज किया जाता है इसमें, लट्ठा का। ये फुटवर्क पर आधारित है। फुटवर्क, फुटवर्क मतलब इसमें सिखाया जाता है कि आपको कैसे डिफेंस करना है, आत्मरक्षा करनी है, डिफेंस करना है, और प्लस कब आपको जो है ना, कब आपको आत्मरक्षा करनी है और कब आपको आक्रामक होना है, कब आपको इन्वेडर होना है, आक्रमण करना है। इन्वेडर होना मतलब इसमें फुटवर्क का बहुत ध्यान है, लट्ठा चलाना इसमें है। जानवरों की चालों का इसमें समावेश होता है जी। देखिए सांप, ठीक है, सांप की चाल, बाघ की चाल, चील की चाल, ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसमें फुटवर्क पर ध्यान दिया जाता है। ये एक्चुअली संबंधित है भगवान, अब पूछा जाए कि किस भगवान से संबंधित है, तो भगवान शिव के पुत्र से। भगवान शिव जी से नहीं, भगवान शिव के पुत्र। भगवान शिव के दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय जी। तो ये एक्चुअली कार्तिकेय जी से संबंधित है बच्चे। किससे? कार्तिकेय जी से संबंधित है। और कार्तिकेय जी को जब आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां पर उनको मुरुगन कहा जाता है, कार्तिकेय जी को। वहां पर कार्तिकेय जी का बहुत महत्व है, कार्तिकेय जी का बेटा बहुत ज्यादा महत्व है, उनको मुरुगन कहा जाता है कार्तिकेय जी को। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगे, बोथ विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ठीक है, सांझी कला और उसके समय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रम, विक्रम तुमको भी ढेर सारा प्यार। अब यहां पर विक्रम आप ईमानदारी से पढ़ लो, है ना, तुमको भी ढेर सारा प्यार। आइए तो यहां पर देखेंगे, ठीक है, साझी कला और उसके समय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साझी कला मुख्य रूप से दिवाली के त्योहार के दौरान उत्तर भारत के मंदिरों में बनाई जाती है। क्या ये बात सही है? हाँ या ना? दूसरा, इसमें सूखे रंगों के साथ साथ पानी की सतह पर भी चित्र बनाए जाते हैं इसमें। तो साझी कला और उसके समय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीपावली के त्योहार के दौरान, तो साझी कला, ये बात तो सही है, उत्तर भारत के मंदिरों में बनाई जाती है, लेकिन दीपावली के समय या दीपावली के त्योहार के दौरान नहीं। आप कहेंगे नहीं, ठीक है, ये साझी बनाई जाती है जब पितृपक्ष चलता है उसके दौरान। कब बनाई जाती है? जब पितृपक्ष। आप क्या देखा है कि आप एक, ठीक है, जो लोग हिंदू धर्म से संबंधित होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे यहाँ एक पितृपक्ष का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें हमें, ठीक है, ये मान्यता है कि जिसमें जो हमारे, ठीक है, हमारे जो पितर हुए, ठीक है, हमारे जो बड़े बूढ़े हुए, ठीक है, वो उस समय बिल्कुल ग्राउंडेड होते हैं। ग्राउंडेड इन द सेंस कि उनका जो ऑरा है वो हमारे बहुत नजदीक होता है, पितृपक्ष वो होता है, तो उसमें हम श्राद्ध वगैरह करते हैं जी। ठीक है, तो उसमें हम श्राद्ध वगैरह करते हैं। तो इसमें पितृपक्ष के दौरान उत्तर भारत के मंदिरों में बनाई जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, त्योहार नहीं बल्कि पितृपक्ष के दौरान, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, इसके बारे में आपने एक बात नहीं जानी कि इसमें सूखे रंगों के साथ साथ, ठीक है, इसमें वाटर पेंटिंग भी की जाती है, पानी की सतह पर भी चित्र बनाए जाते हैं, पानी की सतह पर भी चित्र बनाए जाते हैं।
ये काम भी इसमें किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए केवल दो विल बी राइट आंसर होगा। किसमें? पानी की सतह पर भी चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, पानी के ऊपर। हाँ, तो पानी के ऊपर चित्र बनाए जाने को पूछा जाता है, क्या कहते हैं? पानी के ऊपर चित्र बनाए जाने को इसमें जलसाजी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पानी के ऊपर चित्र बनाए जाने को हम क्या कहते हैं? पानी के ऊपर चित्र बनाए जाने को हम जलसाजी कहते हैं। जलसाजी के नाम से हम इसको जानते हैं, पानी के ऊपर चित्र बनाए जाने को। तो केवल दो विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परिखंडा और छऊ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से बोल रहा हूं, परिखंडा, ठीक है, और छऊ नृत्य। ये तो आपको पता चल गया होगा, छऊ, ठीक है, हमने ये तो पढ़ाया भी है छऊ के बारे में, है ना। चलो, तो इसके बारे में आपको बताना है कि परिखंडा की उत्पत्ति बिहार के राजपूत जो है उनके द्वारा की गई। इसके मार्शल आंदोलन को बाद में छऊ नृत्य के बुनियादी कदमों के रूप में भी अपना लिया गया। जी, ठीक है, परिखंडा की उत्पत्ति बिहार के राजपूतों के द्वारा की गई। यस, बिहार के जो मार्शल राजपूत थे उनके द्वारा परिखंडा की उत्पत्ति की गई। बिहार से है परिखंडा, यस, ठीक है, तो बिहार से है परिखंडा। बिहार के जो राजपूत है, राजपूत वो भी मार्शल्स, ठीक है। अब इसमें परी का अर्थ होता है आमतौर पर तलवार, तलवार, लेकिन और खंडा का अर्थ होता है इसमें ढाल। खंडा का अर्थ होता है ढाल, ठीक है ना। परी का अर्थ क्या होता है? तलवार। परी का आशय है इसमें तलवार, परी का मतलब है तलवार, खंडा का मतलब होता है इसमें ढाल। ठीक है, क्लियर है। और फिर बाद में इसके मार्शल आंदोलन को बाद में छऊ नृत्य के रूप में अपनाया गया। तो छऊ नृत्य जो है वो आपको पता है वो एक लड़ाका नृत्य है। मतलब छऊ नृत्य एक शौर्य प्रदर्शन को दिखाने वाला, ठीक है, अपने हिम्मत और अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करने वाला एक नृत्य होता है छऊ नृत्य। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। अगला प्रश्न है, ठीक है, थंका से पूछा गया है, थंका चित्रकला के प्रायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जो थंका चित्रकला है तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ध्यान और शिक्षण के उपकरण के रूप में कार्य करती है। यस और नो? ठीक है। दूसरा, ये हमेशा कपड़े, कपास या रेशम पर बनाई जाती है और इसे रोल किया जाता है, मतलब इसको लपेटा जाता है। यस, दिस इज स्क्रॉल पेंटिंग। देखिए, इसको बोलते हैं कि ये स्क्रॉल पेंटिंग है, स्क्रॉल पेंटिंग है जो ये पेंटिंग है, स्क्रॉल पेंटिंग। ठीक है। अभी जो तिब्बती बौद्ध विद्वान है, स्क्रॉल पेंटिंग है, जो तिब्बती बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उस दौरान वो जो है ना, ठीक है, अपना, क्योंकि वो यात्राएं कर रहे हैं, यात्राएं उनकी काफी लंबी लंबी यात्राएं होती हैं, बीच बीच में कहीं पर रुकते हैं, ठीक है, बीच बीच में कहीं पर रुकते हैं, तो वहां पर जो है ना वो इस तरह की कला का यूज करते हैं। तो अनुयायियों के लिए ध्यान और शिक्षण के उपकरण के रूप में ये कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है, ध्यान और शिक्षण के रूप में कार्य करती है, फॉर मेडिटेशन एंड टीचिंग, फॉर मेडिटेशन एंड टीचिंग इसके रूप में कार्य करती है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, यह हमेशा, ठीक है, कपड़े, कपास या रेशम पर बनाई जाती है और इसे स्क्रॉल किया जाता है, इसे रोल किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे, बोथ विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये एक पोर्टेबल स्क्रॉल पेंटिंग है बेटा, यात्रा के दौरान बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाया जाता है और बहुत जटिल धार्मिक कला है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ये ध्यान रखना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म, वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म। ठीक है, पोर्टेबल स्क्रॉल पेंटिंग होती है इसमें, पोर्टेबल, ठीक है ना, क्योंकि बौद्ध यात्राओं के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो वेरी पोर्टेबल स्क्रॉल पेंटिंग होती है। दोनों ही इसमें सही है। अगला प्रश्न है मल्लखंभ से, मल्लखंभ की वर्तमान स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मल्लखंभ प्राचीन काल में केवल पहलवानों के प्रशिक्षण का एक हिस्सा था। ठीक है, मल्लखंभ प्राचीन काल में केवल पहलवानों के प्रशिक्षण का एक हिस्सा था और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश का एक राजकीय खेल भी है, मल्लखंभ। बताएंगे, इसका जवाब देंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, साइड में हो जाता हूं जी। अंजलि जी, अब बताइए आप,
इसमें बताइए क्या इसमें दोनों सही हैं मलखम के बारे में? क्वेश्चन नंबर 14। जी देखो, मलखम एक्चुअली जो है, ठीक है ना, मलखम ये आप कह सकते हैं कि ये एक, ठीक है ना, ये एक प्रकार का एक, ठीक है ना, एक कसरत है, एक व्यायाम है मलखम। कसरत व्यायाम एक तरह का खेल है, ठीक है, स्पोर्ट्स आप भी बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स है, दैट इज अ टाइप ऑफ स्पोर्ट्स मलखम। पूछा जाए आपसे कि मलखम की शुरुआत कहां से हुई, मलखम शुरू कहां से हुआ, आप कहेंगे सब शुरुआत तो इसकी हुई महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, महाराष्ट्र से ये शुरुआत हुई इसकी। महाराष्ट्र से मलखम पहुंचा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पहुंचा, और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, मध्य प्रदेश पहुंचा, केवल पहलवानों के प्रशिक्षण का एक हिस्सा था। वर्तमान में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है कि डेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है किसका, इसमें एक तरफ तो योगा है, योगा, और प्लस दूसरी तरफ स्पोर्ट्स है। तो योगा और स्पोर्ट्स दो अलग अलग कलाओं का ये एक कॉम्बिनेशन है मलखम, ठीक है, और ये स्टेट स्पोर्ट है मध्य प्रदेश का वर्तमान में, यस डेट इज राइट, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है। तो बोथ विल बी राइट आंसर, दोनों ही बिल्कुल सही होंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, ठीक है, आप साथ के साथ नोट भी करते हुए चले जाइए। अब इस पर आते हैं, हाँ, ठीक है, वर्ली, ठीक है, वर्ली महाराष्ट्र में है। वर्ली पेंटिंग में मुख्य रूप से लाल और काले रंगों का उपयोग किया जाता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, वर्ली पेंटिंग में एक्चुअली मुख्य रूप से लाल और काले रंगों का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें व्हाइट कलर का यूज किया जाता है। आप कहेंगे ये गलत हो गया, इसमें व्हाइट कलर का, श्वेत रंग का, व्हाइट कलर का यूज किया जाता है, ठीक है, व्हाइट कलर, और वो भी कौन सा व्हाइट कलर भी, ठीक है, चावल के आटे का, चावल का आटा व्हाइट कलर, चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है व्हाइट कलर के लिए वर्ली में, ठीक है, हाँ। इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें गोबर वगैरह से इसको लीपते हुए हैं, गोबर, ठीक है, आदि से इसमें, ठीक है, आप लीप कर, ठीक है, रेड कलर डालते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यह चित्रकला वर्ली जनजाति, बस वर्ली जनजाति की सामाजिक और पारंपरिक जीवन शैली को दर्शाती है, ठीक है ना कि केवल पौराणिक, हाँ ये उनकी पौराणिक कथा प्लस उनकी सामाजिक और पारंपरिक जीवन शैली दोनों को ही दर्शाती है। तो केवल दो जो है वो इसका सही आंसर होगा, ओनली टू विल बी राइट आंसर। वर्ली में व्हाइट कलर का यूज किया जाता है, वेरी गुड। और ये जो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर आता कहां से है भैया, चावल के पेस्ट से आता है, ठीक है, आमतौर पर। और इसका जो आधार है, ठीक है, वो गोबर से पुता हुआ होता है या लाल मिट्टी का यूज किया जाता है। और ये कब की जाती है, ठीक है, बर्ली पेंटिंग, आमतौर पर बर्ली पेंटिंग, ठीक है, जब फसल वगैरह कटती है, जब फसल आदि कटती है, तो फसल आदि के कटने पर ये पेंटिंग की जाती है। फसल के कटने पर लोग सेलिब्रेट करते हैं, फसल कटती है, फसल बिकेगी, रुपया आएगा, ठीक है, फसल का कटना, ठीक है, एक प्रतीक होता है प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का प्रतीक होता है। इसलिए भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर फसलों के कटने पर पर्व मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। चलिए, तो आज हम कुल मिलाकर केवल 15 क्वेश्चन ही देखेंगे, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, 15 क्वेश्चन आज हम केवल देखेंगे, और ठीक है, फिर आगे चलेंगे। और सबका, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है, आगे चलेंगे, हम कल चलेंगे आगे, ठीक है, ओके जी। और बताइए सब लोग अच्छे हैं?
यस, वाइट कलर का यूज किया जाता है, वेरी गुड बेटा। हाँ, ठीक है, रेड कलर के लिए हम इसमें, ठीक है ना, रेड सॉइल का यूज करते हैं रेड कलर के लिए, या फिर हम गोबर वगैरह से बेटा पोत देते हैं। जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।